रात के 12 बज रहे थे। कमरे में मोगरे के फूलों और महंगी शराब की मिली जुली महक फैली हुई थी। मैं अवंतिका सिंह, शहर की सबसे रईस बिजनेसवुमन, अपने बेडरूम के बीचों बीच खड़ी थी। मैंने आज एक सुर्ख लाल रंग की शिफॉन साड़ी पहनी थी। मेरे खुले बाल मेरी कमर तक लहरा रहे थे और मेरे सामने सोफे के कोने पर बैठा था रोहन, 25 साल का गठीले बदन वाला एक मामूली सा लड़का। उसका सिर झुका हुआ था, उसके हाथ कांप रहे थे और माथे पर पसीने की नन्ही बूंदें चमक रही थीं। मैंने हाथ में वाइन का गिलास लिया और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। मेरी पायल की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। रोहन, मैंने एक नशीली आवाज में उसका नाम पुकारा। वहां इतनी दूर क्यों बैठे हो? आज हमारी सुहागरात है। वो हड़बड़ा कर खड़ा हो गया। उसकी नजरें उठने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मैडम, वो मैं... उसका गला सूख रहा था। मैं उसके बिल्कुल करीब जाकर रुक गई, इतनी करीब कि मेरी सांसें उसके चेहरे से टकरा रही थीं। मैंने अपनी एक उंगली उसकी छाती पर रखी और धीरे से नीचे की तरफ सरकाई। मैडम, मैंने हंसते हुए कहा, इस कमरे के अंदर मैं तुम्हारी मैडम नहीं, तुम्हारी बीवी हूं रोहन। मैंने तुम्हें 10 लाख रुपए सिर्फ कागज पर साइन करने के लिए नहीं दिए। तुम्हें मुझे महसूस कराना होगा कि तुम मेरे पति हो। उसकी धड़कनें इतनी तेज थीं कि मुझे बाहर तक सुनाई दे रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी कमर पर रख दिया। उसका हाथ तवे जैसा गर्म था। कांप क्यों रहे हो? मैंने उसकी आंखों में झांका। क्या एक मालकिन से डर लग रहा है या एक औरत के इतने करीब आने से? उस पल उस बंद कमरे में दौलत और जवानी के बीच एक ऐसा खेल शुरू होने वाला था जिसकी शर्तें तो मैंने लिखी थी, पर अंजाम किसी के भी काबू में नहीं था। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं शहर की करोड़पति मालकिन अवंतिका सिंह अपने ही ऑफिस के एक मामूली क्लर्क के साथ सुहागरात के कमरे में क्या कर रही थी। इस कहानी की शुरुआत हुई थी आज से ठीक 2 दिन पहले, मेरे ऑफिस के कैबिन में। मैं अवंतिका हूं, उम्र 38 साल। 5 साल पहले मेरे पति एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए थे। वो अपने पीछे छोड़ गए थे 50 करोड़ का साम्राज्य, एक बहुत बड़ी हवेली और एक गहरा काटने वाला अकेलापन। मेरे पति के जाने के बाद मेरे जेठ रंजीत सिंह की नजर मेरी दौलत पर थी। हमारे खानदान के एक पुराने नियम के हिसाब से अगर विधवा पत्नी 5 साल के अंदर दोबारा शादी नहीं करती या उसका कोई वारिस नहीं होता तो सारी जायदाद परिवार के सबसे बड़े मर्द यानी मेरे जेठ के ट्रस्ट में चली जाएगी। और वो 5 साल अगले महीने पूरे होने वाले थे। रंजीत सिंह वकीलों के साथ तैयार बैठा था मुझे सड़क पर लाने के लिए। मुझे अपनी कंपनी, अपनी आजादी बचाने के लिए एक पति की जरूरत थी, एक कठपुतली की। मैं इसी उधेड़बुन में थी कि मेरे कैबिन का दरवाजा नॉक हुआ। कम इन, मैंने सख्त आवाज में कहा। अंदर रोहन आया, मेरे ऑफिस का एक जूनियर अकाउंटेंट। कपड़े साधारण थे, शर्ट की कॉलर थोड़ी घिसी हुई थी, लेकिन चेहरे पर एक ईमानदारी और आंखों में एक अजीब सी बेबसी थी। मैडम, मुझे लोन चाहिए, वो हकलाते हुए बोला। मैंने फाइल से नजर नहीं हटाई। कितना? 5 लाख। मैंने पेन रोक दिया और ऊपर देखा। 5 लाख? तुम्हारी सैलरी 20,000 है, चुकाओगे कैसे? रोहन की आंखों में आंसू तैरने लगे। मैडम, मेरी माँ हॉस्पिटल में है, उनका हार्ट का ऑपरेशन होना है। अगर कल तक पैसे जमा नहीं किए तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। प्लीज मैडम, मेरी सैलरी से काट लेना, मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। गुलामी, ये शब्द मेरे दिमाग में गूंज गया। मैं अपनी कुर्सी से उठी और उसके पास गई। मैंने उसे गौर से देखा। जवान था, साफ रंग, तीखे नैन नक्श। गरीबी ने उसे थका दिया था।
पर उसकी मर्दानगी और उसका व्यक्तित्व किसी भी महंगे सूट वाले से बेहतर था। मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, एक सौदा। लोन तो नहीं मिलेगा रोहन, मैंने ठंडी आवाज में कहा। रोहन का चेहरा पीला पड़ गया, वो मेरे पैरों में गिरने को हुआ। मैडम प्लीज, मेरी माँ मर जाएगी। उठो, मैंने डांटा। लोन नहीं मिलेगा, पर 10 लाख रुपए मिल सकते हैं, अभी के अभी, इसी टेबल पर। रोहन ने हैरान होकर मुझे देखा। 10 लाख? हाँ, लेकिन बदले में तुम्हें वो करना होगा जो मैं कहूंगी। मैं कुछ भी करूंगा मैडम, किसी का मर्डर भी करना हो तो। मैं हंसी। मर्डर नहीं, शादी करनी है। रोहन सन्न रह गया। शादी? किससे? मुझसे। कमरे में सन्नाटा छा गया, सिर्फ एसी की आवाज आ रही थी। रोहन को लगा शायद मैंने कोई मजाक किया है। सिर्फ 30 दिन के लिए। मैंने अपनी बात साफ की। ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी। तुम्हें दुनिया के सामने मेरा पति बनकर रहना होगा, मेरे घर में मेरे साथ, ताकि मैं अपनी जायदाद बचा सकूं। 30 दिन बाद मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। मैंने दराज से चेक बुक निकाली और 10 लाख का चेक साइन करके उसके सामने रख दिया। ये रहा तुम्हारी माँ की जान का कागज, अब फैसला तुम्हारा है। रोहन ने उस चेक को देखा, फिर मुझे। उसकी आंखों में एक जंग चल रही थी। एक तरफ उसका स्वाभिमान था, एक तरफ उसकी माँ। उसने कांपते हाथों से वो चेक उठा लिया। मैं तैयार हूं मैडम। गुड, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। और हाँ, अब मुझे मैडम नहीं, अवंतिका कहना। और याद रखना, तुम सिर्फ दुनिया के लिए पति हो। बंद कमरे में तुम्हारी हैसियत सिर्फ एक मुलाजिम की रहेगी। मेरी मर्जी के बिना मुझे छूना तो दूर, मेरी तरफ देखना भी मत। उसने सिर झुका दिया। सौदा पक्का हो चुका था। मैंने एक इंसान की मजबूरी को खरीद लिया था। उसी शाम मैं रोहन को शहर के सबसे महंगे मॉल में ले गई। उसे अवंतिका सिंह का पति लगना था, तो उसका हुलिया बदलना जरूरी था। वो बहुत असहज था। इतनी चकाचौंध उसने कभी नहीं देखी थी। हम एक बड़े ब्रांडेड शोरूम में गए। मैंने उसके लिए 5 से 6 महंगे सूट और शर्ट्स निकलवाए। जाओ, पहन कर दिखाओ, मैंने हुक्म दिया। वो ट्रायल रूम में गया। 5 मिनट हो गए, वो बाहर नहीं आया। मैं झुंझला गई। मैं खुद ट्रायल रूम की तरफ गई। रोहन, क्या कर रहे हो इतनी देर से? मैंने दरवाजा खटखटाया। वो मैडम, इस शर्ट के बटन बहुत अजीब हैं, लग नहीं रहे। अंदर से घबराई हुई आवाज आई। मैंने आसपास देखा, कोई नहीं था। एक शैतानी ख्याल मेरे दिमाग में आया। मुझे उसे ये भी तो सिखाना था कि अब उसका मालिक कौन है। मैंने ट्रायल रूम का दरवाजा खोला और अंदर घुस गई। रोहन सिर्फ पैंट में था, ऊपर का बदन खुला था। उसमें नई शर्ट पहनी थी, पर बटन खुले थे। मुझे अचानक अंदर देखते ही वो बुरी तरह घबरा गया। वो अपनी छाती छुपाने की कोशिश करने लगा। मैडम, आप बाहर जाइए, मैं कर लूंगा। वो दीवार से सट गया। ट्रायल रूम बहुत छोटा था। हम दोनों के बीच मुश्किल से 6 इंच की दूरी थी। चारों तरफ आईने लगे थे, जिनमें मुझे उसका कसमसाता हुआ बदन दिख रहा था। शांत खड़े रहो, मैंने कहा और उसके करीब गई। लाओ, मैं करती हूं। मैं उसके बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। मेरा चेहरा उसकी छाती के बराबर था। मैंने उसके शर्ट के कॉलर को ठीक किया। मैंने धीरे धीरे एक एक करके उसके बटन लगाने शुरू किए, नीचे से ऊपर की तरफ। जब मैं उसकी छाती के पास वाला बटन लगा रही थी, तो जानबूझकर मैंने अपनी उंगलियों का पिछला हिस्सा उसकी छाती पर फेर दिया। उसकी त्वचा बहुत सख्त और गर्म थी। उसकी धड़कनें किसी हथौड़े की तरह चल रही थी। मैंने ऊपर देखा, वो अपनी सांसें रोके हुए था। उसे इस तरह मेरे काबू में देखकर मुझे एक अजीब सा नशा महसूस हुआ, पावर का नशा। मैंने उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, सांस लो रोहन, अभी तो मैंने सिर्फ बटन लगाए हैं। आगे के 30 दिन कैसे गुजारोगे? वो पसीने से भीग गया था। एसी शोरूम में भी उसे गर्मी लग रही थी। जाओ, बाहर निकलो, मैंने कहा।
उस दिन मुझे एहसास हुआ कि रोहन भले ही गरीब है, पर वो एक मर्द है, और मैं चाहे कितनी भी पत्थर दिल बनूं, हूं तो एक औरत ही। वो ट्रायल रूम वाला पल, वो सिर्फ एक्टिंग नहीं था, वहां कुछ तो चिंगारी उठी थी। अगले दिन कोर्ट मैरिज हो गई, बहुत चुपचाप। रोहन ने अपनी माँ का ऑपरेशन करवा दिया था। वो खतरे से बाहर थी, अब वो पूरी तरह मेरा था। शाम को मैं रोहन को लेकर अपनी हवेली पहुंची। जैसे ही हम गेट पर पहुंचे, वहां पहले से ही एक काली एसयूवी खड़ी थी। मेरा जेठ रंजीत सिंह। मेरा खून खौल गया। उसे खबर मिल गई थी। रंजीत बरामदे में खड़ा सिगरेट पी रहा था। हमें देखते ही उसकी आंखों में शक तैरने लगा। अरे अवंतिका, उसने अपनी गंदी हंसी के साथ कहा, ये कौन है साथ में? नया ड्राइवर रखा है क्या? बड़ा चिकना है। रोहन ने अपना सिर झुका लिया। उसे अपनी बेइज्जती महसूस हुई। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने आगे बढ़कर रोहन का हाथ कस के पकड़ लिया और उसे खींचकर अपने बराबर में खड़ा किया। ड्राइवर नहीं है रंजीत भैया, मैंने रंजीत की आंखों में आंखें डालकर कहा। पति है मेरे, मिस्टर रोहन सिंह, और इस हवेली के नए मालिक। रंजीत के मुंह से सिगरेट गिर गई। क्या तूने शादी कर ली मुझसे बिना पूछे? मेरी जिंदगी है, मैं किसी से भी पूछूं। और हाँ, वो वसीयत वाला कागज तैयार रखिएगा। 5 साल की शर्त पूरी हो गई है। अब आप मेरी जायदाद को हाथ भी नहीं लगा सकते। रंजीत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो रोहन की तरफ बढ़ा और उसे ऊपर से नीचे तक देखा। अच्छा, तो ये है वो खुशकिस्मत। कहां से उठाया है इसे? सड़कों से? शक्ल से तो चोर उचक्का लगता है। रोहन कुछ नहीं बोला। वो बस चुपचाप खड़ा रहा, जैसा मैंने सिखाया था। चलो रोहन, मैंने कहा, और रंजीत को नजरअंदाज करके अंदर जाने लगी। जाते जाते रंजीत ने पीछे से कहा, शादी तो कर ली, पर यह शादी असली है या नाटक, ये मुझे पता करना आता है। अगर ये धोखा निकला ना, तो तुम दोनों को जेल की चक्की पिसवाऊंगा। उसकी धमकी ने मेरे दिल में एक डर पैदा कर दिया। रंजीत बहुत खतरनाक आदमी था। अगर उसे जरा भी शक हुआ कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तो वो हमें बर्बाद कर देगा। मुझे समझ आ गया कि हमें बहुत सावधान रहना होगा। रात हो गई। रंजीत अभी भी हवेली के गेस्ट हाउस में रुका हुआ था, हम पर नजर रखने के लिए। मुझे पता था कि वो हमारे कमरे के आसपास ही होगा, इसलिए सुहागरात का नाटक करना हमारी मजबूरी थी। हम अपने बेडरूम में आए। मैंने दरवाजा लॉक किया। रोहन कोने में खड़ा था, अभी भी उस सूट में जकड़ा हुआ। रिलैक्स रोहन, मैंने कहा, वो बस एक कुत्ता है जो भौंकता है। मैंने अलमारी से एक बोतल निकाली और 2 ग्लास बनाए। ये लो, इसे पी लो, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। मैंने ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया। मैं शराब नहीं पीता मैडम, उसने मना किया। पियो, मैंने आदेश दिया। ये मेरी रिक्वेस्ट नहीं, ऑर्डर है। रंजीत बाहर है, उसे लगना चाहिए कि अंदर जश्न मन रहा है, और तुम्हारी ये घबराहट ये शक पैदा करेगी। रोहन ने एक सांस में गिलास खाली कर दिया। शराब उसके हलक से नीचे उतरी और उसके चेहरे पर एक लाली आ गई। मैंने भी एक घूंट भरा। शराब और उस दिन की थकान ने मेरे अंदर के संयम को ढीला कर दिया था। मैंने कमरे की लाइट डिम कर दी और धीमा संगीत चला दिया। रोहन, मेरे पास आओ, मैंने सोफे पर बैठकर कहा। वो धीरे धीरे मेरे पास आया। शराब ने शायद उसकी झिझक थोड़ी कम कर दी थी। बैठो, मैंने अपने पास जगह बनाई। वो बैठ गया। हमारी जांघें आपस में सट रही थीं। रोहन, तुम्हें पता है, मेरे पति को मरे 5 साल हो गए, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। 5 साल से इस बिस्तर पर कोई मर्द नहीं सोया। ये कमरा, ये दीवारें, सब मुझे काटने को दौड़ती थी। रोहन मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में अब डर की जगह एक सम्मोहन था। मैं आज उसे बहुत खूबसूरत लग रही थी।
मैंने अपना हाथ उसके घुटने पर रखा। रंजीत को यकीन दिलाने के लिए हमें वो आवाजें, वो माहौल बनाना पड़ेगा रोहन, जो सुहागरात पर होता है, मैंने फुसफुसाया। मैंने उसका हाथ पकड़कर अपनी कमर पर रख दिया। छू कर देखो, क्या मैं तुम्हें अपनी बीवी नहीं लगती? रोहन का हाथ कांप रहा था, पर उसने हटाया नहीं। मैडम, आप बहुत सुंदर हैं। शराब के नशे में उसके मुंह से सच निकल गया। तो फिर साबित करो, मैंने चुनौती दी। साबित करो कि मैंने 10 लाख रुपए बेकार नहीं किए। मैं उसके और करीब खिसक गई। मैंने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। मेरा एक हाथ उसकी छाती पर था। उसके सूट के बटन खोल रहा था। माहौल बहुत गर्म हो चुका था। रोहन की सांसें भारी हो गई थीं। एक मर्द की फितरत जाग रही थी। वो भूल गया कि मैं मालकिन हूं। वो भूल गया कि ये नाटक है। उसने अपने दोनों हाथों से मेरा चेहरा थाम लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी दीवानगी थी। अवंतिका, उसने मेरा नाम लिया, बिना जी या मैडम लगाए। वो मेरे होंठों की तरफ झुका। वो मुझे किस करने वाला था। मेरा दिल भी जोरों से धड़क रहा था। एक पल के लिए, बस एक पल के लिए, मेरा भी मन हुआ कि मैं उसे न रोकूं। मैं भी इस अकेलेपन से थक चुकी थी। उसके होंठ मेरे होंठों से बस 1 इंच दूर थे। उसकी गर्म सांसें मुझे महका रही थीं। तभी मेरे अंदर का अहंकार जाग गया। मुझे याद आया कि ये मेरा नौकर है, मैंने इसे खरीदा है। जैसे ही उसने मुझे छूने की कोशिश की, मैंने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया। उसका नशा उतर गया। अपनी औकात में रहो रोहन, मैं चिल्लाई। हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मैंने तुम्हें नाटक करने के लिए कहा था, सच में पति बनने के लिए नहीं। रोहन जमीन पर बैठा हक्का बक्का मुझे देख रहा था। उसे समझ नहीं आया कि अचानक क्या हुआ। तुम सिर्फ एक खरीदे हुए गुलाम हो, मैंने उंगली दिखाकर कहा। तुम्हारे जैसे लोग मेरे पैरों में बैठने लायक होते हैं, मेरे बिस्तर पर नहीं। आज रात तुम यहीं जमीन पर सोओगे। खबरदार जो बेड की तरफ देखा भी तो। रोहन की आंखों में आंसू और अपमान दोनों थे। वो चुपचाप सिर झुकाकर वहीं कालीन पर लेट गया। मुझे अपनी जीत महसूस हुई। मैंने उसे उसकी जगह दिखा दी थी। मैं बेड पर लेटने के लिए मुड़ी। तभी मेरी नजर बेडरूम के दरवाजे के नीचे पड़ी। वहां एक परछाई थी। कोई दरवाजे के बिल्कुल सट कर खड़ा था और उसने हमारी सारी बातें सुन ली थी। नशे में मुझे इस बात का होश ही नहीं रहा था। मेरा दिल थक से रह गया। क्या वो रंजीत था? अगर उसने सुन लिया कि ये नाटक है और रोहन मेरा गुलाम है, तो वो कल सुबह ही हमें बर्बाद कर देगा। परछाई हिली और फिर कदमों की आवाज दूर जाने लगी। वो चला गया था। पर अब वो क्या करेगा? क्या हमारा राज खुल चुका था? क्या कल सुबह मेरी बर्बादी का सवेरा होने वाला था? मैं उस रात सो नहीं पाई। मैं बिस्तर पर करवटें बदलती रही और रोहन जमीन पर। हमारे बीच दौलत की विवाद थी और बाहर खतरे का तूफान। दोस्तों, कौन था दरवाजे के बाहर? क्या रंजीत को हमारे कॉन्ट्रैक्ट का सच पता चल गया? और अब जब रोहन का दिल और स्वाभिमान टूट चुका है, तो क्या वो मेरा साथ देगा या अपने अपमान का बदला लेगा? ये 30 दिन का सफर अब एक जंग बनने वाला है। सुबह हुई। सूरज की पहली किरण के साथ ही हमारे बेडरूम के दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई। धड़ धड़ धड़। मेरा दिल मुंह को आ गया। मैंने रोहन को देखा। वो भी जाग चुका था। उसकी आंखों में रात वाले अपमान का दर्द अभी भी था, पर दरवाजे की आवाज सुनकर वो सतर्क हो गया। उसने उठकर अपना सूट ठीक किया। मैंने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। सामने रंजीत सिंह खड़ा था। उसकी आंखों में नींद की जगह एक गंदी विजयी मुस्कान थी। सुप्रभात, उसने कमरे के अंदर झांकते हुए कहा। रात को बड़ी जोर जोर से बातें हो रही थी। औकात, गुलाम, खरीदा हुआ पति। मैंने सही सुना ना?
मेरा खून जम गया। उसमें सब सुन लिया था। रंजीत अंदर आया और रोहन के सामने खड़ा हो गया। क्यों बे नौकर, रात को मालकिन ने जमीन पर सुलाया? मुझे तो पहले ही शक था कि ये शादी नहीं नौटंकी है। अब देख, मैं तेरा और तेरी इस मालकिन का क्या हाल करता हूं। आज पंचायत जुड़ेगी और ये जायदाद मेरी होगी। मेरा खेल खत्म हो चुका था। तभी रोहन, जो अब तक सिर झुकाए खड़ा था, अचानक हंसा, एक बेखौफ हंसी। उसने आगे बढ़कर रंजीत की आंखों में आंखें डाली। बड़े भैया, रोहन ने भारी आवाज में कहा, कानों का इलाज करवा लीजिए। रात को बंद कमरे में पति पत्नी के बीच प्यार हो रहा है या तकरार, ये सुनने के लिए कान दरवाजे पर लगाना आपके जैसे रईस को शोभा नहीं देता। रंजीत का चेहरा उतर गया। तू मुझे सिखाएगा? हाँ। रोहन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि मुझे दर्द हुआ, पर उस दर्द में एक सहारा था। अवंतिका मेरी पत्नी है और पति पत्नी में झगड़े होते हैं। मैंने कल कोई गलती की थी, इसलिए इन्होंने मुझे जमीन पर सुलाया। इसमें नौकर और मालिक कहां से आ गया? क्या आप अपनी बीवी से कभी नहीं लड़ते? रोहन ने जिस कॉन्फिडेंस से झूठ बोला, रंजीत चकरा गया। उसे लगा शायद उसमें गलत मतलब निकाल लिया। ठीक है, रंजीत ने दांव बदला। देखते हैं ये पति पत्नी का नाटक कब तक चलता है। 30 दिन बाद वसीयत खुलेगी, तब तक मैं यहीं हूं। वो पैर पटकते हुए चला गया। दरवाजा बंद होते ही मैंने राहत की सांस ली। मैंने रोहन की तरफ देखा। मैं उसे थैंक यू कहना चाहती थी, पर रोहन ने मेरा हाथ झटक दिया। गलतफहमी में मत रहिएगा मैडम, उसने ठंडी आवाज में कहा। यह मैंने आपके लिए नहीं, अपने 10 लाख रुपयों के लिए किया है। जिस दिन 30 दिन पूरे होंगे, मैं एक पल नहीं रुकूंगा। वो बाथरूम में चला गया। उस दिन मुझे पहली बार अपनी दौलत पर नहीं, अपने अकेलेपन पर गुस्सा आया। मैंने एक इंसान का दिल दुखाया था। अगले 10 दिन एक अजीब सी खामोशी में बीते। हम दुनिया के सामने परफेक्ट कपल थे और कमरे के अंदर अजनबी। रोहन अपना रोल बखूबी निभा रहा था। वो मुझे टाइम पर दवाई देता, मेरे साथ ऑफिस जाता, रंजीत के हर सवाल का जवाब देता। पर उसकी आंखों में मेरे लिए वो इज्जत नहीं थी जो पहले थी। अब सिर्फ फर्ज था। और मैं धीरे धीरे पिघल रही थी। उसका वो रूखापन मुझे चुभने लगा था। मैं चाहती थी कि वो मुझे देखे। एक सुबह मैं नहाने गई। मेरा ध्यान कहीं और था। जैसे ही मैं बाथ टब से बाहर निकलने लगी, मेरा पैर फिसला। मेरे मुंह से चीख निकली और मैं धड़ाम से गिर पड़ी। मेरे टखने में भयंकर मोच आ गई। मैं उठ नहीं पा रही थी। दर्द से मेरी जान निकल रही थी। अवंतिका, बाहर से रोहन की आवाज आई। क्या हुआ? रोहन, मदद। मैं कराह उठी। दरवाजा लॉक नहीं था। रोहन ने दरवाजा खोला और अंदर आ गया। मैं भीगी हुई थी। मैंने सिर्फ एक बाथरोब लपेटा हुआ था जो गिरने की वजह से थोड़ा खुल गया था। मुझे उस हालत में देखकर रोहन एक पल के लिए ठिठका। उसने अपनी आंखें फेर ली। मैं कांताबाई को बुलाता हूं। वो वापस मुड़ा। रुको, मैं रो पड़ी। दर्द हो रहा है, प्लीज। रोहन रुका। उसने एक गहरी सांस ली। वो मेरे पास आया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। माफ कीजिएगा, उसने कहा और अपनी मजबूत बाहों में मुझे उठा लिया। उसका शरीर मेरे गीले बदन से सटा हुआ था। उसके सीने की गर्मी मेरे ठंडे शरीर में उतर रही थी। उसने मुझे गोद में उठाकर बेडरूम तक लाया और बिस्तर पर लिटा दिया। उसने मेरी तरफ देखा नहीं। वो सीधा फर्स्ट एड बॉक्स लाया। उसने मेरा पैर अपने हाथ में लिया। मेरा पैर उसके हाथ के मुकाबले कितना नाजुक लग रहा था।
उसने बाम लगाया और धीरे धीरे मालिश करने लगा। आह, दर्द और सुकून की मिलीजुली आवाज मेरे मुंह से निकली। उसने ऊपर देखा, हमारी नजरें मिली। मेरा मन किया कि मैं उसका हाथ पकड़ लूं और उसे रोक लूं। अब ठीक है? उसने पूछा। उसकी आवाज भारी थी। वो तुरंत पीछे हट गया। मैं बाहर जा रहा हूं, आराम कीजिए। वो चला गया। पर उस दिन मेरे दिल ने एक फैसला कर लिया था। मुझे रोहन सिर्फ 30 दिन के लिए नहीं चाहिए था, मुझे वो हमेशा के लिए चाहिए था। 20वां दिन था। शहर की एक बहुत बड़ी बिजनेस पार्टी थी। मुझे जाना जरूरी था। मैंने रोहन को एक बहुत महंगा टक्सीडो पहनाया। वो किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। मैं उसे एक टक देखती रह गई। पार्टी में हम पहुंचे। वहां शहर के सारे रईस मौजूद थे। रंजीत भी वहीं था, अपने दोस्तों के साथ। मैं रोहन का हाथ पकड़कर चल रही थी। मुझे उस पर गर्व हो रहा था। तभी रंजीत का एक दोस्त मिस्टर खन्ना, जो बहुत ही बदतमीज किस्म का आदमी था, हमारे पास आया। वो नशे में था। अरे अवंतिका जी, उसने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, सुना है नया दूल्हा ढूंढ लिया? क्या बात है, आजकल के लड़कों की किस्मत खुल गई है। वैसे ये करता क्या है, या सिर्फ रात की ड्यूटी के लिए रखा है? आसपास खड़े लोग हंस पड़े। रंजीत भी मुस्कुरा रहा था। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैं कुछ बोलने ही वाली थी कि रोहन आगे आया। उसने खन्ना के हाथ से शराब का गिलास छीना और टेबल पर पटक दिया। आवाज से सब चुप हो गए। मिस्टर खन्ना, रोहन ने बहुत ही शांत पर खतरनाक आवाज में कहा, मैं अवंतिका का पति हूं, और पति का काम सिर्फ रात की ड्यूटी नहीं, बल्कि दिन में अपनी पत्नी की इज्जत की रखवाली करना भी होता है। अगली बार अगर आपकी नजर या जुबान मेरी पत्नी के लिए फिसली, तो मैं भूल जाऊंगा कि ये पार्टी है और आप मेहमान। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि कल का एक क्लर्क शहर के सबसे बड़े रईस को धमकी देगा। खन्ना डरकर पीछे हट गया। रंजीत का मुंह खुला रह गया। रोहन ने मेरा हाथ थामा। चलो अवंतिका, जहां इज्जत नहीं वहां हम नहीं। वो मुझे वहां से ले आया। गाड़ी में मैं उसे देखती रही। क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने पूछा। तुम तो पैसों के लिए हो ना? रोहन ने स्टीयरिंग व्हील को कस के पकड़ा। सौदा मेरे वक्त का हुआ था मैडम, मेरे जमीर का नहीं। आप मेरी पत्नी हैं, भले ही नाम की। कोई आपकी तौहीन करे, ये रोहन बर्दाश्त नहीं करेगा। उस रात घर पहुंचकर मैंने अपने बेडरूम का दरवाजा खुला रखा। रोहन सोफे पर सोने जा रहा था। रोहन, मैंने उसे पुकारा। आज सोफे पर नहीं, बेड पर सो जाओ। उसने चौंक कर देखा। बगल में, मैंने साफ किया, पति की तरह। वो कुछ नहीं बोला। वो आया और मेरे बगल में लेट गया। हमारे बीच एक तकिए की दूरी थी, पर उस रात मुझे 5 साल बाद पहली बार बिना डर के नींद आई। दोस्तों, पैसा आपको बिस्तर दे सकता है, पर नींद और सुकून सिर्फ एक सच्चा साथी दे सकता है। अगर आपको रोहन का किरदार पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। 25वें दिन मुझे बहुत तेज बुखार हो गया, 104 डिग्री। रंजीत ने जानबूझकर सारे नौकरों को छुट्टी दे दी थी ताकि मैं परेशान हो जाऊं। घर में कोई नहीं था। मैं बिस्तर पर तड़प रही थी। मेरा शरीर आग की तरह जल रहा था। रोहन, वो एक पल के लिए भी मेरे पास से नहीं हटा। उसने पूरी रात मेरे सिर पर पट्टियां रखी। उसने मुझे अपने हाथों से खिचड़ी खिलाई। बुखार की बेहोशी में मैं बड़बड़ाने लगी, मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं अकेली हूँ, बहुत अकेली हूँ। मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया है। मैं यही हूँ अवंतिका, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं रोने लगी।
सब चले जाते हैं रोहन, तुम भी चले